नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो कई ग्रेजुएट छात्रों के लिए मतलब एक सिरदर्द जैसा होता है। पैसा, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। हमारे हाथ में एक बहुत ही काम की गाइड बुक है, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, और इसका मकसद है पैसे को तनाव की वजह से हटाकर एक टूल में बदलना जो हमारे कंट्रोल में हो। तो आज का मिशन है इस गाइड से सबसे जरूरी बातें निकालकर एक ग्रेजुएट छात्र के लिए एक तरह का वित्तीय कवच तैयार करना। वित्तीय कवच, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, एक ऐसा कवच जिसकी नींव हमारे मूल्यों पर टिकी हो, दीवारें बजट से बनी हो और छत भविष्य के निवेश से। बिल्कुल, क्योंकि इसका असली मतलब सिर्फ अमीर बनना नहीं है ना। ये अपनी जिंदगी के लिए विकल्प तैयार करने के बारे में है, ताकि पढ़ाई का दबाव हो या रिसर्च का तनाव, पैसे की चिंता उस पर हावी ना हो। मतलब ये आज़ादी के बारे में है। तो चलिए इसी कवच की नींव से शुरू करते हैं। गाइड बुक एक बहुत ही सीधा सवाल पूछती है, पैसा आपके लिए असल में क्या मायने रखता है? सुनने में बहुत आसान लगता है। हाँ, पर इसका जवाब गहरा है। इसमें एक छोटी सी एक्सरसाइज भी है कि पैसे से जुड़ी अपनी अच्छी और बुरी भावनाएं लिखिए। सुरक्षा, चिंता, आज़ादी, कुछ भी। और इसी को समझने के लिए इसमें एक बड़ा दिलचस्प लॉटरी वाला सवाल है। मान लीजिए आपको अचानक $500 मिल जाए। अब क्या करेंगे? अब सोचिए, अगर वही रकम $1,00,000 हो तो? मेरा जवाब तो बदल जाएगा। $500 से तो शायद दोस्तों के साथ एक अच्छी डिनर पार्टी, लेकिन $1,00,000, उससे तो मैं शायद अपना स्टूडेंट लोन चुकाने के बारे में सोचूंगी। और यही तो जादू है। इन सवालों के जवाब आपकी तिजोरी नहीं, बल्कि आपके दिल का हाल बताते हैं। ये दिखाते हैं कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। कोई कर्ज चुकाएगा, कोई अपने पेरेंट्स को छुट्टियों पर भेजेगा, कोई अपनी रिसर्च के लिए बेहतर लैपटॉप खरीदेगा। हर जवाब आपकी अपनी कहानी है। पैसा सिर्फ कागज नहीं, सपनों तक पहुंचने का एक जरिया है। और यहीं पर गाइड बुक एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, अवसर लागत। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ, कि हर खर्च एक चुनाव है। जब आप ₹150 की कॉफी खरीदते हैं तो आप सिर्फ कॉफी नहीं खरीद रहे, आप उस पैसे को कहीं और निवेश न करने का फैसला भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसे ऐसे देखने की जरूरत है। आज के ₹150 अगर सही जगह लगाए जाएं तो 10-15 साल में ₹1,500 बन सकते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि कॉफी पीनी चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि क्या वो कॉफी उस पल में आपको भविष्य के ₹1,500 से ज्यादा खुशी दे रही है। ये सोच हमें दोषी महसूस कराने के लिए नहीं, बल्कि मतलब जागरूक बनाने के लिए है। तो एक बार जब ये नींव तैयार हो जाए तो कवच की दीवारें बनाने का समय आता है। यानी ये समझना कि पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ है। और यहीं पर बजट की तस्वीर साफ होती है। वो डरावना शब्द बजट। हाँ, जो कई लोगों के लिए एक डरावना शब्द है। गाइड बुक आय यानी इनकम को 2 हिस्सों में बांटती है। एक है पक्की आमदनी, जैसे आपकी स्कॉलरशिप या टीचिंग असिस्टेंट की तनख्वाह। बिल्कुल, जो आपको पता है कि हर महीने आएगी। लेकिन जो ज्यादा दिलचस्प है वो है संभावित आमदनी। एक ग्रेजुएट छात्र के तौर पर समय कम होता है लेकिन स्किल्स बहुत होते हैं। हाँ, जैसे किसी लोकल कैफे के लिए सोशल मीडिया मैनेज करना या फ्रीलांस राइटिंग। और यहीं पर गाइड बुक नौकरी और करियर के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बताती है। ये बहुत जरूरी है। हो सकता है वीकेंड पर किसी इवेंट में काम करके अच्छे पैसे कमा लें, ये आपकी नौकरी है जो आज के बिल चुकाएगी। हाँ, लेकिन हो सकता है आप अपने प्रोफेसर के साथ किसी प्रोजेक्ट पर बिना पैसों के काम करें, ये आपके करियर में निवेश है। गाइड में एक छात्र का उदाहरण है जो ज्यादा पैसे कमाने के लिए बास्केटबॉल रेफरी का काम करता था, लेकिन साथ ही अपने करियर के लिए कम पैसों वाली इंटर्नशिप भी कर रहा था। संतुलन जरूरी है ना। और आमदनी के बाद आता है खर्च। गाइड बुक इसे 3 हिस्सों में तोड़ने को कहती है। इससे हिसाब रखना आसान हो जाता है। पहले है तय खर्चे, मतलब फिक्स्ड एक्सपेंसेस, जैसे घर का किराया या फोन का बिल, जो हर महीने लगभग बराबर रहते हैं। फिर है घटने बढ़ने वाले खर्चे, वेरिएबल एक्सपेंसेस, खाना पीना, घूमना, मनोरंजन। ये वो खर्चे हैं जहां हमारी भावनाएं सबसे ज्यादा असर डालती हैं। अच्छा, मेरा तो हर महीने का मनोरंजन का खर्च बता देता है कि उस महीने मेरी पसंदीदा क्रिकेट टीम जीती या हारी। ये तो बहुत सही कहा। और तीसरे हैं कभी कभार आने वाले बड़े खर्चे, पीरियोडिक एक्सपेंसेस, जैसे साल में एक बार आने वाली ट्यूशन फीस या लैपटॉप की मरम्मत। हाँ, या घर जाने की टिकट। ये वो खर्चे हैं जो अचानक आकर पूरा बजट बिगाड़ देते हैं अगर हम इनके लिए तैयार ना हो। और खर्चों के पीछे का मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है।
हाँ, गाइड बुक में A+B=C मॉडल का जिक्र है। A+B=C। हाँ, ए है एक्टिवेटिंग इवेंट, यानी कोई घटना। मान लीजिए आपने देर रात तक पढ़ाई की। बी है बिलीफ, यानी आपके दिमाग में आया ख्याल, मैंने इतनी मेहनत की है, मैं एक ट्रीट डिजर्व करता हूँ। और C है कॉन्सिक्वेंस, यानी नतीजा। नतीजा, आपने रात के 1 बजे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप खोला और कुछ महंगा ऑर्डर कर दिया। ये मॉडल हमें अपनी आदत की इस छुपी हुई कड़ी को पकड़ने में मदद करता है। वाह, ये तो सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, हमारी आदतों को समझने के बारे में है। और अपने वित्तीय कवच की सेहत जांचने का एक तरीका है नेट वर्थ पता करना। नेटवर्थ। हाँ, और ये बहुत आसान है। आपके पास जो कुछ भी है, मतलब एसेट्स, उसमें से वो सब घटा दें जो आप पर उधार है, लायबिलिटीज। स्टूडेंट लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल। हाँ, जो नंबर बचेगा वही आपकी नेटवर्थ है। ये नेगेटिव में भी हो सकता है और शुरू में अक्सर होता है, पर ये एक शुरुआती बिंदु है। चलिए, अब आवाज की सबसे कमजोर कड़ी पर आते हैं, कर्ज, डेट। गाइड बुक में एक चीज पढ़कर मैं थोड़ी चौंक गई। इसमें अच्छे और बुरे कर्ज की बात की गई है। मैंने तो हमेशा यही सुना था कि हर कर्ज बुरा होता है। ये एक बहुत आम धारणा है और इसे समझना जरूरी है। अच्छा कर्ज एक तरह का निवेश है जो भविष्य में आपकी कमाई की क्षमता को बढ़ाता है। जैसे स्टूडेंट लोन। बिल्कुल, आप आज पैसा उधार ले रहे हैं ताकि भविष्य में एक बेहतर डिग्री और बेहतर नौकरी से ज्यादा कमा सकें। और बुरा कर्ज? बुरा कर्ज वो है जो ऐसी चीजों के लिए लिया जाता है जिनका मूल्य समय के साथ घटता है या जो सिर्फ आपकी चाहतों को पूरा करता है, जरूरतों को नहीं। जैसे क्रेडिट कार्ड पर महंगी छुट्टियों पर जाना। हाँ, या नया फोन खरीदने के लिए लोन लेना जिसकी कीमत 1 साल में आधी हो जाएगी। देखा जाए तो अच्छा कर्ज भविष्य बना रहा है, जबकि बुरा कर्ज वो भविष्य की कमाई को आज ही खर्च कर रहा है। राइट। गाइड बुक में इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। $10,000 का स्टूडेंट लोन ब्याज के साथ चुकाने पर शायद आपको कुल $12,727 का पड़े। लेकिन उससे मिली शिक्षा की वजह से आप जिंदगी भर में शायद लाखों डॉलर ज्यादा कमाएंगे। वहीं क्रेडिट कार्ड पर खरीदे गए $10,000 के सामान की कुल लागत, अगर आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते रहे तो वो $22,000 से भी ज्यादा हो सकती है। फर्क चौंकाने वाला है। बिल्कुल। और कर्ज की दुनिया में आपका सबसे बड़ा साथी या दुश्मन होता है आपका क्रेडिट स्कोर। भारत में सिबिल स्कोर और अमेरिका में फाइको स्कोर। हाँ, ये फाइको स्कोर तो एक पहेली जैसा लगता है। गाइड बुक में इसके 5 हिस्से बताए गए हैं, लेकिन वो परसेंटेज 35%, 30%, ये सब याद रखना तो बहुत मुश्किल है। इसका एक बहुत ही आसान तरीका है। क्या? भूल जाइए वो सारे परसेंटेज। कमाल की बात यह है कि स्कोर का लगभग 2/3 हिस्सा, मतलब 65%, सिर्फ 2 चीजों पर निर्भर करता है। 1, क्या आप अपने बिल समय पर चुकाते हैं? ओके। और 2, आप अपने क्रेडिट लिमिट का कितना हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई सिर्फ इन 2 चीजों को ठीक कर ले, हर बिल समय पर चुकाए और अपने क्रेडिट कार्ड को 30% से ज्यादा ना भरें, तो बाकी सब अपने आप सुधरने लगता है। लेकिन इसमें एक अजीब बात है। गाइड कहती है कि क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए आपको क्रेडिट लेना पड़ता है। मतलब कर्ज से बचने के लिए आपको पहले थोड़ा कर्ज लेना होगा। यही तो विरोधाभास है। सिस्टम ऐसा ही है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि धीरे धीरे शुरुआत करें। शायद एक छोटा सा क्रेडिट कार्ड लें और उससे सिर्फ अपना फोन बिल चुकाएं। हाँ, या कोई छोटा सब्सक्रिप्शन, और हर महीने पूरी रकम समय पर भर दें। इसे एक मैराथन की तरह देखें, स्प्रिंट की तरह नहीं। आप धीरे धीरे सिस्टम को सबूत दे रहे हैं कि आप एक जिम्मेदार उधारकर्ता हैं। तो हमने कवच की नींव बना ली, दीवारें खड़ी कर ली और कमजोरियों को भी समझ लिया। अब बारी है छत बनाने की, यानी भविष्य का निर्माण। हाँ, और यहाँ 2 शब्द आते हैं, बचत और निवेश, सेविंग और इन्वेस्टिंग। लोग अक्सर इन्हें एक ही समझ लेते हैं, पर ये अलग हैं, है ना? बहुत अलग हैं। बचत का मतलब है पैसा सुरक्षित रखना। ये कम जोखिम वाला काम है, जैसे बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना। यहाँ पैसा बढ़ता नहीं, बस सुरक्षित रहता है। और निवेश? निवेश का मतलब है अपने पैसे को काम पर लगाना ताकि वो और पैसा कमाए। इसमें जोखिम होता है, जैसे शेयर बाजार में, लेकिन इसमें आपके पैसे को कई गुना बढ़ाने की क्षमता भी होती है। तो बचत आपके पैसे को बचाती है और निवेश आपके पैसे को बढ़ाता है। और यहीं पर गाइड बुक चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करती है, जिसे आइंस्टाइन दुनिया का 8वां अजूबा कहते थे। हाँ, और ये काम कैसे करता है? इसे ऐसे सोचिए कि आपका पैसा एक टीम बना रहा है। बचत में मैदान पर सिर्फ आपके लगाए हुए 11 खिलाड़ी हमेशा खेलते रहते हैं,
लेकिन निवेश में जो खिलाड़ी गोल करता है वो एक नया खिलाड़ी मैदान पर ले आता है। अच्छा। और फिर वो दोनों मिलकर गोल करते हैं और 2 नए खिलाड़ी ले आते हैं। कुछ सालों बाद आपके पास 11 खिलाड़ियों की टीम नहीं बल्कि हजारों खिलाड़ियों की सेना होती है। यही जादू है जहां आपका ब्याज भी ब्याज कमाना शुरू कर देता है। गाइड में एक क्विज है जो ये फर्क साफ दिखाता है। अगर कोई 40 साल तक हर साल $1000 बचाता है तो 3% की साधारण ब्याज दर पर उसके पास करीब $75,000 होंगे। ठीक है। लेकिन अगर वही पैसा 10% रिटर्न वाले निवेश में लगाया जाए तो वो रकम बढ़कर $4,42,000 से ज्यादा हो जाती है। जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। और इसीलिए सबसे जरूरी सलाह है, जल्दी शुरू करो, चाहे कितना भी छोटा अमाउंट क्यों ना हो। हाँ, एक ग्रेजुएट छात्र शायद महीने के 500 रुपए ही बचा पाए, लेकिन अगर वो इसे जल्दी शुरू कर दे तो चक्रवृद्धि ब्याज को कान करने के लिए दशकों का समय मिल जाता है। लेकिन निवेश में जोखिम भी तो है। कोई कैसे तय करे कि कितना जोखिम लेना है? ये बहुत ही व्यक्तिगत सवाल है। इसे जोखिम सहनशीलता या रिस्क टॉलरेंस कहते हैं। गाइड बुक एक बहुत सरल नियम बताती है। क्या? अगर कोई निवेश आपको रात में जगाए रखता है तो वो शायद आपके लिए बहुत ज्यादा जोखिम भरा है। आपको ऐसा संतुलन ढूंढना है जहां आप अपने पैसे को बढ़ता हुआ भी देखें और रात को चैन की नींद भी सो सकें। तो आज हमने इस वित्तीय कवच के हर हिस्से को देखा। नींव जो हमारे मूल्यों पर बनी है, दीवारें जो हमारी आमदनी और खर्चों के हिसाब से मजबूत होती हैं, कमजोरियां जैसे बुरा कर्ज जिन्हें हमें पहचानना और सुधारना है, और आखिर में छत यानी बचत और निवेश जो हमारे भविष्य को सुरक्षित करती है। बिल्कुल। और याद रखने वाली बात यह है कि इसका अंतिम उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि अपनी जिंदगी पर नियंत्रण हासिल करना है। ये एक यात्रा है। गलतियां होंगी, बजट बिगड़ेगा, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ते रहना ही महत्वपूर्ण है। हाँ, जैसा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, पर आप जो भी करो आपको बस आगे बढ़ते रहना है। ये पूर्णता के बारे में नहीं, प्रगति के बारे में है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल। जरा सोचिए, अगर आपके बैंक स्टेटमेंट में खर्च किया गया हर रुपया आपकी जिंदगी की कहानी का एक शब्द होता, तो पिछले महीने की स्टेटमेंट कौन सी कहानी सुना रही है? क्या ये उन मूल्यों और सपनों के अनुरूप है जिन्हें आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं? इस सवाल के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं।